माया उस वक्त सर्जिकल ट्रॉली पर लेटी हुई थी। उसे कोई होश नहीं था। उसकी आंखें बंद थी। उसका पूरा चेहरा उतरा हुआ था और उसके सिर से अब तक हेलमेट भी हटाया जा चुका था। उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए थे और उसके चेहरे पर काफी जख्म भी आया हुआ था। इससे यह साफ पता चल रहा था कि माया को बहुत ज्यादा चोट लगी है। अपनी बेटी को सीटी स्कैन रूम से बाहर आता देख ऋषि महाजन के चेहरे पर बेचैनी नजर आने लगी और अपने हाथों में जो कुछ भी मौजूद था उसे दूर फेंकते हुए वो भागते हुए चिल्लाए, माया, माया मेरी बेटी, जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले चलो। आनन फानन में ऋषि महाजन सब कुछ जल्दबाजी में कर रहे थे और अगले 10 मिनट में माया के सीटी स्कैन का रिजल्ट भी आने वाला था। ऋषभ भी तब चुपचाप रिजल्ट का ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस पूरे एक्सीडेंट का मामला ही ऋषभ से जुड़ा हुआ था। जिस ओर से माया गई हुई थी उस ओर देखते हुए आनंद मल्होत्रा ने शिकायत भरे लहजे में ऋषभ से कहा, देखो माया को, माया कितनी अच्छी लड़की है कि उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अगर उसने सही टाइम पर तुम्हें धक्का देकर तुम्हारा रास्ता ब्लॉक ना किया होता तो शायद उसकी जगह पर अभी तुम होते। तभी ऋषभ ने धीरे से कहा, लेकिन उसने तो मेरा रास्ता ब्लॉक नहीं किया था। ऋषभ की ये बात सुनकर आनंद को अपने सीने में दर्द का एहसास हुआ और गुस्से में उन्होंने कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? क्या इस लड़की ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है? कितना अच्छा रिश्ता था तुम्हारा माया के साथ, क्या हो गया है तुम दोनों के रिश्ते को? अपनी ये बात कहते हुए आनंद ने घूर कर गुस्से से जानवी को देखा। ऋषभ ने ये बात नोटिस कर ली थी, इसीलिए जानवी को उसने अपनी तरफ खींचा और आनंद की ओर देखकर अपनी आंखों से घूर कर देखते हुए कहा, क्या अपनी वाइफ के अलावा पूरी दुनिया में किसी और लड़की को ना देखना गलत होता है? और क्या आपकी नजर में शादीशुदा होते हुए भी दूसरा रिश्ता रखना गलत नहीं होता? ऋषभ ने एक तरह से आनंद मल्होत्रा पर बातों से वार कर दिया था। वहीं आनंद मल्होत्रा का चेहरा तब देखने लायक था। वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे ऋषभ को गुस्से में, लेकिन उनसे कहते हुए कुछ नहीं बन रहा था। वहीं ऋषभ ने जानवी की आंखों में देखकर प्यार से कहा, सॉरी, मुझे माफ करना जानवी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। ऋषभ की बात करने के लहजे में गिल्ट साफ साफ सुनाई दे रहा था। वहीं कुछ देर पहले तक आनंद और ऋषि की घूरती हुई नजरों की वजह से जानवी को जो गुस्सा आया था, ऋषभ की बातों को सुनकर वो काफी हद तक कम हो गया था। उसने ऋषभ की हथेलियों को पकड़कर धीरे से कहा, इट्स ओके ऋषभ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं था जब जानवी को इतने कड़वे शब्दों को सुनना पड़ रहा था। उसे तो अब आदत सी हो गई थी इन बातों की, लेकिन ऋषभ का उन सब के सामने बोलना उसे बहुत अच्छा महसूस करवा रहा था, क्योंकि ऋषभ उसका सपोर्ट जो करने लगा था। 10 मिनट बाद डॉक्टर ने रिजल्ट सुनाया तो रिजल्ट में आया था कि माया के माथे में हल्की इंजरी हुई थी और बेहोशी की वजह से इस वक्त वो गहरी नींद में सो गई है। ये सुनकर जानवी ने भी सुकून भरी सांस ली, क्योंकि अगर सिचुएशन इससे ज्यादा सीरियस होता तो ऋषभ को माया की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ती, क्योंकि उस पर आनंद और महाजन परिवार दोनों का प्रेशर भी था। ऋषभ ने रिस्ट वॉच की तरफ देखते हुए जानवी से कहा, तुम्हें लेट हो रहा होगा जानवी, इसलिए अब तुम्हें जाना चाहिए। जानवी ने फिक्र भरे लहजे में कहा, तुम भी डिनर करना मत भूलना ऋषभ, और प्लीज अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी उसे एक कॉर्नर में ऋषभ का असिस्टेंट नजर आया और उसने उससे कहा, राज, प्लीज आप मिस्टर मल्होत्रा का ख्याल रखना और उनके लिए खाने को कुछ ऑर्डर कर देना। असिस्टेंट ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ कहा, जी मैडम, बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें। वहीं घर पहुंचकर जानवी फ्रेश हुई और वो हल्का फुल्का खाकर सो गई, लेकिन काफी देर तक उसे नींद नहीं आई और वो करवटें बदलती रही। देर रात को जब उसकी नींद टूटी तो उसने बिस्तर पर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अचानक से ऋषभ को लेकर उसे फिक्र होने लगी थी। ऋषभ इतनी रात को भी नहीं आया, कहीं कोई और सीरियस बात तो नहीं है? जानवी ने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए खुद से कहा। जानवी ने अपना सेल फोन उठाया और ऋषभ का नंबर डायल करने लगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऋषभ का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और फिर अचानक से ऋषभ को लेकर उसे अलग अलग ख्याल परेशान करने लगे थे, क्योंकि उसे ऋषभ की बातों पर तो पूरा यकीन था, लेकिन आनंद, ऋषि, मोहिनी और उनकी बेटी माया पर एक पैसे का भी यकीन नहीं था,
क्योंकि वो सब के सब धूर्त इंसान थे और उसके और ऋषभ के रिश्ते के बीच साजिश करने से भी बाज नहीं आते थे, क्योंकि ये 4 लोग मिलकर ही उसके और ऋषभ की जिंदगी में बार बार गलत फहमियों का बीज बो रहे थे। उस वक्त जानवी हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन देर रात का ख्याल आते ही वो रुक गई, क्योंकि इस वक्त ड्राइवर कमल भी सो रहा होगा और इतनी रात गए टैक्सी का मिलना भी मुश्किल बात थी और इतनी देर रात गए घर से बाहर निकलना भी सेफ नहीं। इसीलिए वो टेंशन में ही कमरे में ही टहलने लगी। फिर उसने खुद को बहुत समझाते हुए आखिरकार काव्या का नंबर डायल कर दिया। उस वक्त काव्या गहरी नींद में सो रही थी और उसने बिना कॉलर आईडी की तरफ देखे ही जवाब दिया, कौन है? इतनी रात को कॉल करके मुझे परेशान करने का हक तुम्हें किसने दिया है? तभी फोन की दूसरी तरफ से जानवी ने कहा, काव्या, ये मैं हूँ, जानवी। और फिर अगले ही पल काव्या की आवाज में ठहराव आ गया। ओ भाभी, आप हैं? लेकिन इतनी रात को क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या तुम मुझे करण का फोन नंबर दे सकती हो? माया को उसके सिर पर बहुत भारी चोट लगी है और उसे लेकर तुम्हारे भैया हॉस्पिटल गए हुए थे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए हैं वापस। ये सुनते ही काव्या की नींद पूरी तरह से उड़ गई और उसने कहा, आखिर भैया को हो क्या जाता है? बार बार उस लड़की के पीछे ही पड़े रहते हैं। जानवी ने काव्या को समझाते हुए कहा, इस बार सिचुएशन कुछ और है काव्या, मेरी बात को समझो। फोन पर आगे काव्या ने कहा, बात कुछ भी हो भाभी, माया ही वो इंसान है जो मेरे भैया के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और भैया उसकी साजिशें समझ नहीं रहे। ठीक है, मैं आपको करण का नंबर भेज रही हूँ। और फिर करण का नंबर मिलते ही जानवी ने अपने फोन पर करण का नंबर डायल किया। वहीं एक रिंग के जाने के फौरन बाद ही दूसरी तरफ से फोन कॉल रिसीव किया गया और फोन कॉल रिसीव होते ही जानवी ने पोलाइटली कहा, हेलो, जानवी दिस साइड। आई एम सॉरी मिस्टर करण, इतनी रात को आपको फोन करने के लिए। करण ने पोलाइटली जवाब दिया, इट्स ओके मिस जानवी, कोई बात नहीं। हाँ बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जानवी ने धीरे से कहा, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या मिस्टर मल्होत्रा आपके साथ हैं? करण ने माफी भरे लहजे से कहा, हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं उन्हें फोन देता हूँ। जी थैंक यू, जानवी ने कहा और फिर अगले ही पल फोन पर ऋषभ की आवाज सुनाई दी। हाँ जान, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रात को सोई क्यों नहीं? फोन को कसकर पकड़े हुए जानवी ने फिक्र भरे लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम इतनी रात को घर क्यों नहीं आए। एक पल रुकने के बाद ऋषभ ने कहा, माया को अभी तक होश नहीं आया है और ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, इसलिए तुम सो जाओ, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। जानवी ने कुछ सोचते हुए कहा, घर लौटने के दौरान मैंने फोन पर चेक किया था कि जितना चोट माया को लगा है उस हिसाब से उसे कुछ घंटों में ही होश आ जाना चाहिए था, तो फिर ये मैटर इतना सीरियस क्यों हो गया है? सेम यही बातें डॉक्टर ने भी कही है, लेकिन माया इस वक्त कोमा में है और तुम तो जानती हो ना, ये सारी इंजरी मेरी वजह से हुई है और मल्होत्रा और महाजन परिवार के बीच कितना कोऑपरेटिव रिश्ता है। ऋषभ ने जानवी को समझाया। वहीं जानवी ने जवाब दिया, लेकिन तुम टाइम निकालकर कुछ देर आराम कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारे पूरे शरीर में बॉडी पेन होने लगेगा। फोन कॉल के डिस्कनेक्ट करने के बाद ऋषभ ने करण को उसका फोन लौटा दिया। वहीं करण ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, मिस्टर ऋषभ, रात काफी हो गई है, आप एक काम करिए, घर चले जाइए, हम सब लोग यहाँ हैं ना, आपको कल ऑफिस भी तो जाना होगा। और फिर माया को उसके बिस्तर पर एक नजर देखकर ऋषभ ने करण से कहा, ओके, फिर मैं कल आता हूँ माया से मिलने। अभी ऋषभ ने इतना कहा ही था कि तभी मोहिनी की गुस्से से भरी आंखें ऋषभ पर टिक गई और उसने घूरते हुए कहा, ऋषभ, माया की हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है और तुम उसे इस हालत में अकेले छोड़कर जाना चाहते हो। यह सुनकर ऋषभ खामोश रह गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं करण ने अपनी जेब से सिगरेट का एक डिब्बा निकाला और एक सिगरेट ऋषभ की ओर बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर ऋषभ, ये सिगरेट लीजिए और हम लोग रिफ्रेश होकर बाहर से आते हैं। और फिर दोनों वहां से बाहर चले गए। एक खिड़की के सामने आकर ऋषभ ने अपने मुंह में सिगरेट डाला और करण ने लाइटर जलाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब आपका सामना मेरी सौतेली माँ की जैसी किसी इंसान के साथ होता है ना, तो आप क्या और क्यों कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्लेन करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है तब। ऋषभ ने सिगरेट का एक लंबा और गहरा कश लिया और गाढ़े धुएं को हवा में उड़ाने लगा। उसके लिए कुछ भी करना या कहना नामुमकिन जैसा कभी नहीं था, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं थे कि वो बात को और बढ़ाए।
उसे बस जानवी को लेकर फिक्र हो रही थी, क्योंकि जानवी काफी ज्यादा सोचा करती थी। तकरीबन सुबह के वक्त जब माया को होश नहीं आया, तब जाकर ही ऋषभ अपने घर के लिए निकलने को हुआ। वहीं रिसेप्शन पर कुछ जरूरी काम निपटा कर जब करण वापस से माया के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, अभी वो दरवाजे से अंदर जा भी नहीं पाया था कि तभी उसे वार्ड के अंदर से माया की झल्लाहट से भरी आवाज सुनाई दी। डैड, आपने कैसे बेवकूफ लोगों को अरेंज किया हुआ था? वो लोहे की बाल्टी इतनी ज्यादा गलत तरीके से मेरे सिर पर मारी गई थी कि मेरी तो डेथ ही हो जाती। वो तो भला है कि मैंने हेलमेट पहन रखा था, नहीं तो मेरा क्या हश्र होता ये तो भगवान ही जानते हैं। अचानक से डोर नॉब को पकड़े हुए करण के हाथ उसी तरह से हवा में रह गए। वो आगे कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि तभी उसे अपने डैड ऋषि की आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड को तुम्हें लेकर बुरा नहीं लग रहा? लेकिन एक बात तुम्हें समझनी होगी कि जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से बाप और बेटे दोनों को ऐसा लगेगा कि वो हमारे कर्जदार हैं। और देखना, एक दिन ऋषभ तुम तक एक रोज लौट ही आएगा वापस। माया ने अपने डैड से कहा। लेकिन हाँ डैड, इस बारे में भाई को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हो ना उसकी और काव्या की कितनी अच्छी दोस्ती है। अगर गलती से भी करण को कुछ पता चला तो पूरे मल्होत्रा परिवार को भी इस बारे में पता चल जाएगा। ऋषि ने सहमति जताते हुए कहा, इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खास ख्याल रखूंगा इन बातों का। उस वक्त बड़ी खामोशी से करण ने अपने कदम पीछे की ओर कर लिए। तभी उसने वार्ड के अंदर से दोबारा से माया को कहते हुए सुना, डैड, आपने ये बात नोटिस की है कि मेरे भाई का टेम्परामेंट हमारे परिवार से बहुत बहुत अलग है? ऐसा लगता है वो हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं है। आपको एक बार जाकर उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि वो हमें लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है और वो हमारी बिल्कुल सोचता भी नहीं। और फिर इतना सुनकर करण का चेहरा पूरी तरह उतर गया और वो भागते हुए आगे बढ़ा। उस वक्त सीढ़ियों पर से ऋषभ आगे बढ़ रहा था और ऋषभ का सामना करते हुए करण ने उससे कहा, मिस्टर ऋषभ, आप घर चले जाइए, माया को कुछ नहीं होगा और आइंदा से आप भी उसे मिलने यहाँ मत आइएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। अब क्या रिएक्शन होगा ऋषभ का माया को लेकर? क्या ऋषभ को ये पता चल जाएगा कि माया ने जानबूझकर ये नाटक किया था उसके साथ? क्या करण सब कुछ ऋषभ को सच बता देगा? क्या मल्होत्रा परिवार को ये समझ आ जाएगा कि महाजन परिवार सिर्फ अपने फायदे के लिए ये बिजनेस रिलेशनशिप उनके साथ बनाए हुए है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी के आने वाले एपिसोड्स। ऋषभ ने जैसे ही करण को देखा तो उससे झट से पूछा, क्या अब माया को होश आ गया है? करण ने घूर कर ऋषभ की ओर देखा, मानो आंखों ही आंखों से कह रहा हो, उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मगर करण ने सीधा कहा, कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है मिस्टर ऋषभ, अपनी आंखें खोलो और हकीकत को पहचानने की कोशिश करो आप। करण को माया की बातें बार बार अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वहीं ऋषभ को भी करण का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। ऋषभ ने गौर से उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो करण? करण ने मुस्कुराते हुए ऋषभ की ओर देखा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक बार जरा उस आदमी को ढूंढो जिसने वो बाल्टी माया के ऊपर फेंकी है। शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आने वाले कल में आपके लिए मददगार साबित हो। करण की बात ने ऋषभ के होश उड़ा दिए। वो समझ गया था कि कुछ तो ऐसा है जो उसे समझ नहीं आ रहा। तभी ऋषभ के सामने कल रात का वाकया भी आ गया। उसकी आंखों के सामने माया के माँ बाप के चेहरे घूमने लगे। ऋषभ मन ही मन खुद से बोला, मुझे कल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सच कुछ और ही है। और अब करण की बातों से ऋषभ को काफी कुछ समझ भी आ गया था। उसने करण के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू करण। इतना कहते ही ऋषभ वहां से निकल गया। कार में बैठते ही ऋषभ ने अपने असिस्टेंट राज को कॉल मिलाया। राज, उस आदमी का सारा कच्चा चिट्ठा चाहिए जिसने माया के ऊपर वो बाल्टी फेंकी थी। ऋषभ की बात सुनते ही राज समझ गया था कि कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। उसने भी बिना देर किए कहा, आप जैसा कहें बॉस, मैं थोड़ी देर में सब पता करके आपको बताता हूँ। गुड। इतना कहकर ऋषभ ने फोन रख दिया। ऋषभ के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे तब, जिसके जवाब बस यही आदमी दे सकता था। तभी ड्राइवर ने पूछा, सर अब कहाँ जाना है? ऋषभ ने कुछ सोचते हुए कहा, आप सीधे ऑफिस चलिए। ड्राइवर ने कार ऋषभ के ऑफिस की तरफ मोड़ दी। अभी कुछ वक्त ही बीता था कि ऋषभ का फोन बजने लगा।
जैसे ही स्क्रीन पर ऋषभ ने माया की माँ मोहिनी का नाम देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया, मगर फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ऋषभ बोला, जी आंटी। मोहिनी लगभग चिल्लाई, ये क्या तरीका है ऋषभ? तुम हॉस्पिटल से निकल गए, तुमने माया से मिलना जरूरी भी नहीं समझा। वो बेचारी तुम्हारे लिए दर्द में तड़प रही है और बार बार तुम्हारा ही नाम पुकार रही है। उसे कुछ याद ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। प्लीज तुम वापस आ जाओ। अगर यही बात कुछ देर पहले हुई होती तो ऋषभ बहुत शर्मिंदा होता, उसे माया के लिए बहुत बुरा लगता। लेकिन अब उसे काफी चीजें पता चल चुकी थी, इसीलिए अब उसे कोई अफसोस नहीं था, बस गुस्सा था। उसने मन ही मन कहा, कितने चालाक लोग हो तुम सब। तुम लोगों ने मुझे फंसाने के लिए इतना बड़ा प्लान रचा और अब मेरे सामने नाटक कर रहे हो। ऋषभ ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था आंटी, इसलिए मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है। क्या वो काम माया की सेहत से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए? मोहिनी ने ऋषभ को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा। लेकिन ऋषभ अब जानता था कि सब सिर्फ नाटक कर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने साफ कहा, ये काम माया से भी ज्यादा जरूरी था मेरे लिए। इतना कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया। 10 मिनट बाद ही फोन पर उसके डैड का कॉल आने लगा। उसे समझते देर न लगी कि मोहिनी ने क्या किया होगा। एक पल के लिए तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जैसे ही फोन उठाया, उसके डैड उस पर चिल्लाते हुए बोले, ये क्या तरीका है ऋषभ? क्यों तुम इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं हो? ऋषभ कोई जवाब देता ऐसा मौका उसके डैड ने उसे दिया ही नहीं और उस पर चिल्लाने लगे, आज माया की जो भी हालत है उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। और तुम अच्छे से जानते हो कि उनके परिवार के साथ हमारा क्या संबंध है। हम लोग सिर्फ बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि पर्सनली भी एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। उनके इस बुरे वक्त में तुम्हें माया के साथ अस्पताल में होना चाहिए था। अब ऋषभ के सब्र ने भी जवाब दे दिया था। वो भी ऊंची आवाज में बोला, जो आप कह रहे हैं वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, कोई आयरन मैन नहीं। मैं सारी रात अस्पताल में था, उसके बाद ऑफिस का कोई जरूरी काम था, इसीलिए निकल गया था। मैं 24 घंटे माया के साथ अस्पताल में नहीं रह सकता, समझे आप? इतना कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया। वो अपने पिता की आगे कोई बात नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि वो समझ गया था कि वो भी माया के पेरेंट्स के साथ मिले हुए हैं। अगले सेकंड ऋषभ के डैड ने फिर से कॉल मिलाना शुरू कर दिया, मगर ऋषभ ने फोन नहीं उठाया और अपने ड्राइवर से बोला, आप घर चलिए। ड्राइवर ने यह सुनते ही गाड़ी घर के लिए मोड़ दी। ऋषभ जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बहुत गुस्से में था। उस हालत में देखकर जानवी ने जल्दी से उसका कोट उतारा और उसके लिए पानी लेकर आई, लेकिन ऋषभ ने पानी नहीं पिया और चुपचाप सोफे पर एक ओर बैठ गया। जानवी घूर घूर कर ऋषभ को देख रही थी। उसे एहसास हो गया था कि ऋषभ इस वक्त अच्छे मूड में नहीं है। खुद को घूरता पाकर ऋषभ ने कहा, मेरी शर्ट पर अगर माया के कोई निशान ढूंढ रही हो तो निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ना तो मैंने माया को हक किया, ना उसे किस करने दिया और ना ही उसके करीब किया। ऋषभ की ये बात सुनते ही जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ऋषभ में बहुत से बदलाव दिखाई दे रहे थे। पहले खुद से ही माया की तरफ भागने वाला ऋषभ अब अपनी मर्जी से उससे दूर हो रहा था। ये साफ था कि वो अपनी जिंदगी माया के साथ नहीं, बल्कि जानवी के साथ बिताना चाहता था। जैसे ही ऋषभ की नजर जानवी के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी, उसने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर गिरा लिया। क्यों हंस रही हो तुम ऐसे? जानवी ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं कहाँ हंसी? तभी ऋषभ ने अपने होठ जानवी के होठों पर रख दिए और बड़ी गर्मजोशी के साथ उसे किस करने लगा। जानवी भी उसका साथ दे रही थी और आंखें बंद कर इस पल को खुशी से महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद ऋषभ ने बड़े प्यार से उसके कान में कहा, मुझे बस तुम चाहिए हो और कोई नहीं। ऋषभ की ये बात सुन और उसकी हरकत देखकर जानवी थोड़ा सा शर्मा गई। उसके गाल किसी सेब की तरह लाल हो चुके थे। उसने ऋषभ के साथ बैठते हुए पूछा, क्या माया होश में आ गई थी? इस सवाल ने ऋषभ की आंखों में एक बार फिर नफरत को भर दिया था। माया का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर होश में आ गया हूँ। ऋषभ के इस जवाब ने जानवी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। जानवी ने धीरे से पूछा, क्या तुम आज रात भी उसके पास जाओगे? ऋषभ ने बड़े गौर से जानवी की आंखों में देखते हुए कहा, आज नहीं, कल नहीं, तुम ये समझ लो कभी भी नहीं। ऋषभ की इस बात ने जानवी के दिल में एक अजीब से सुकून को भर दिया था। वो समझ गई थी कि ऋषभ अब माया की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसेगा। उसके बाद ऋषभ ने जानवी को अपनी बाहों में भर लिया और न जाने कितनी देर तक दोनों यूं ही बैठे रहे। जानवी को अब ऋषभ में सिवाय प्यार के और कुछ नहीं दिखाई देता था।
वो खुद अब ऋषभ के करीब जाना चाहती थी और उसे अपना बनाना चाहती थी। प्यार ऐसा ही तो होता है, जहाँ एक इंसान अगर एक कदम आगे बढ़ता है तो दूसरा 10 कदम आगे आता है। अब जानवी ने भी ठान लिया था कि वो हमेशा ऋषभ के साथ खुश रहेगी और कोई माया उनके रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगी। वहीं थोड़ी देर बाद जानवी किचन में ऋषभ का पसंदीदा मटर पनीर बना रही थी। तभी ऋषभ ने उसे जाकर कहा, दादी माँ का कॉल आया है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं और उन्होंने हमें कल डिनर पर बुलाया है। ये सुनते ही जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में वो दिन तैरने लगा जब आखिरी बार वो दादी से मिली थी। तब उसने ऋषभ के पापा के कहने पर डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था और दादी को इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची थी। लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया था। जानवी बस जाकर दादी को गले से लगाकर उन्हें बहुत प्यार करना चाहती थी। उसने हामी से सिर हिलाते हुए कहा, हम जरूर चलेंगे। ऋषभ भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। अगली शाम 7 बजे जानवी दादी के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसे ऋषभ का कॉल आया। जानवी, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना होगा। तुम दादी के घर के लिए निकल जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। एक पल के लिए जानवी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि ये वही कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां पर माया के साथ 2 दिन पहले हादसा हुआ था। जानवी तैयार होकर ड्राइवर के साथ दादी के घर के लिए निकल गई। दादी ने जैसे ही जानवी को देखा तो उनकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने कसकर जानवी को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जाने कितनी भगवान से दुआ मांगी कि तू वापस हमारी जिंदगी में लौट आए, और देख, उन्होंने अपना करिश्मा दिखा दिया। आज दादी पहले से काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने दिनों बाद आज मुस्कुराई हो। इतनी देर में दादाजी भी वहां पहुंचे और जानवी को देखकर बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ चली आई। पिछली बार जब तुम आई थी तो तुम्हारे डिवोर्स की वजह से तुम्हारी दादी ने न जाने कितने दिनों तक कुछ नहीं खाया था। ये सुनते ही जानवी को बहुत तकलीफ हुई। ये दादा दादी उससे बहुत प्यार करते थे और वो किसी भी कीमत पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। लेकिन पिछली बार वो इतनी मजबूर थी कि उसे इन दोनों का दिल दुखाना पड़ा। लेकिन अब उसने कसम खा ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो दादा दादी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगी। इतनी देर में ऋषभ भी वहां आ गया और दादी ने उसे भी बहुत प्यार किया। तब ऋषभ के दादाजी बोले, बेटा जानवी, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे लिए उस दिन कुछ नहीं कर पाए थे। ये सुनते ही ऋषभ ने भी मायूसी में अपना चेहरा झुका लिया। तब जानवी ने बहुत प्यार से कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दादाजी, और अब तो सब ठीक हो गया है, तो प्लीज आप परेशान मत होइए। तभी दादी बीच में बोली, मेरी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें हमारी नहीं बल्कि मेरे उस बेवकूफ बेटे और उसके नालायक बेटे की गलती है। ये सुनते ही चारों जोर जोर से हंसने लगे। ये दादी ही थी जो कभी भी कुछ भी कह सकती थी और कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में दादी ने नौकर को कहकर डाइनिंग टेबल पर जानवी और ऋषभ का मनपसंद खाना लगवा दिया। सब लोग बैठकर बहुत प्यार से खाना खाने लगे। तभी दरवाजा खुला और सामने मौजूद लोगों को देखकर सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसी वक्त सामने से ऋषभ के डैड आनंद और उनके साथ माया आ गए थे। जानवी के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तभी दादी ने आनंद को कोसते हुए कहा, आनंद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को यहाँ लाने की? यहाँ हमारा फैमिली डिनर हो रहा है और मैं किसी भी गैर को यहाँ नहीं चाहती। दादी ने इतना कहा ही था कि माया की आंखों से आंसू बहने लगे। माया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी बीमारी से उभरी हो। आनंद से रुका नहीं गया और वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? कब तक कोसती रहेंगी माया को? अरे जो कुछ भी हुआ था उसमें माया की गलती नहीं थी। माया की माँ ने उसे जबरदस्ती ऋषभ से अलग किया था और उसे बाहर भेज दिया था। दादी आगे भी जवाब देना चाहती थी, लेकिन जानवी ने उन्हें इशारे से चुप करवा दिया। आनंद ने माया की ओर देखते हुए कहा, बेटा वहां बैठो, हम सब साथ में डिनर करेंगे। माया जी अंकल कहकर जल्दी से गई और ऋषभ के साथ जाकर बैठ गई। ये देखकर जानवी को अच्छा तो नहीं लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं आनंद गुस्से से जानवी को देखता जा रहा था और जानवी अपना मुंह नीचे करके बैठी थी।
तभी माया ने ऋषभ के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, थैंक यू ऋषभ, तुमने उस दिन सारी रात मेरा ख्याल रखा। ये सुनते ही ऋषभ ने अपना हाथ माया के हाथ से छुड़ाया और एक कॉल मिलाते हुए कहा, उस वर्कर को लेकर यहाँ आओ। ऋषभ की इस बात ने माया के दिल की धड़कन बढ़ा दी। वहीं ऋषभ के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आखिर किस वर्कर को बुलाया है ऋषभ ने? क्या माया का पर्दा फाश हो जाएगा सबके सामने? क्या ऋषभ और जाह्नवी हक से एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी के आने वाले एपिसोड्स।